अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको AWHO या AFNHB या सिमिलर डिफेंस हाउसिंग स्कीम लेनी चाहिए या प्राइवेट बिल्डर या नॉर्मल गवर्नमेंट स्कीम बेटर है? लेकिन रुकिए, पोजीशन लेने से पहले डॉक्यूमेंटेशन का सबसे भारी काम यही होता है। इस स्टेज पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि इन हाउसिंग बोर्ड से आप घर लोगे तो लोकेशन बहुत केयरफुली चूज करो। नमस्ते फ्रेंड्स, आई एम रत्ना एंड वेलकम बैक टू द वारी मॉक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर फौजी का सपना होता है, अपना घर। हम फौजी पूरी जिंदगी टेम्परेरी ड्यूटी या मूवमेंट ऑर्डर पर निकल लेते हैं। ट्रंक पैक किया, पोस्टिंग गए, नए घर की सेटल हुए और 2 साल बाद फिर वही पैकिंग। पर डीप डाउन हर फौजी यही चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसका एक परमानेंट होम स्टेशन हो, उसका अपना एक घर हो। इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अलग अलग हाउसिंग स्कीम्स होती है, जिससे सर्विंग या रिटायर्ड पर्सनल अपना फ्लैट हाउस ले सकते हैं, जैसे AWHO, AFNHB और DDA वाली सरकारी स्कीम्स एक्सेट्रा। पर आज हम यहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस की मोस्ट पॉपुलर हाउसिंग स्कीम्स, स्पेशली AWHO मतलब कि आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन और AFNHB मतलब एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड के बारे में समझाएंगे। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनका रजिस्ट्रेशन से लेके पोजीशन तक का प्रोसेस क्या है, और लास्ट में ये भी समझेंगे कि क्या आपको ऐसी स्कीम लेनी चाहिए या प्राइवेट बिल्डर से ही लेना ज्यादा बेटर है। लेट्स स्टार्ट देन। सबसे पहले समझते हैं कि मेजर हाउसिंग ऑप्शंस क्या क्या हैं जो डिफेंस पर्सनल नॉर्मली यूज करते हैं। सबसे पहला है AWHO, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये प्राइमरीली आर्मी के सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल के लिए है, लेकिन कुछ कैटेगरीज में एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, असम राइफल्स, GREF, पैरामिलिट्री और विडोज या पेरेंट्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज भी एलिजिबल होते हैं। AWHO ऑल ओवर इंडिया में प्रोजेक्ट्स बनाता है, फ्लैट्स, प्लॉट्स एक्सेट्रा। ये नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे फ्लैट्स सेल करते हैं ताकि फौजियों को कंपैरेटिवली रीजनल रेट पे घर मिल सके। नंबर 2, AFNHB, एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड। ये एयरफोर्स और नेवी कम्युनिटी के लिए हाउसिंग स्कीम चलाता है। नॉर्मली 2 कैटेगरीज के फ्लैट्स होते हैं, एक ऑफिसर्स के लिए, एक एयरमैन या सेलर्स के लिए। मॉडल ऑलमोस्ट सेल्फ फाइनेंस्ड होता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम में अप्रॉक्स 10% अमाउंट देना पड़ता है, बाकी कंस्ट्रक्शन पीरियड में इंस्टॉलमेंट में देना होता है। नंबर 3, सिविल गवर्नमेंट स्कीम्स। यहाँ डिफेंस को प्रेफरेंस मिला जुला बेनिफिट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल DDA हाउसिंग स्कीम्स, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, टाइम टू टाइम LIG, MIG, HIG फ्लैट्स निकलते हैं, जिसमें जनरल पब्लिक के साथ साथ कुछ कैटेगरीज जैसे वॉर विडोज, सर्विंग रिटायर्ड पर्सनल के लिए भी रिजर्वेशन या प्रेफरेंस होता है। एग्जैक्ट कोटा स्कीम टू स्कीम चेंज होता रहता है। सिमिलरली स्टेट हाउसिंग बोर्ड भी होते हैं, जैसे महाराष्ट्र, UP, कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड, जहां डिफेंस कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन होता है। ये स्टेट वाइज वेरी करता है, इसलिए डिटेल्स हमेशा रिस्पेक्टिव बोर्ड के लेटेस्ट नोटिफिकेशन को चेक करते रहो। AWHO एंड AFNB के प्रोसेसेस लगभग सेम ही हैं। इन हाउसिंग बोर्ड्स में फ्लैट्स 3 तरह के मेन स्कीम्स के अंदर अवेलेबल रहते हैं। पहला है डिमांड सर्वे। इस फेज में ऑर्गेनाइजेशन पहले चेक करती है कि यहाँ लोग इंटरेस्टेड है या नहीं और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। इसके लिए उस स्टेशन के लिए सर्वे टाइप एप्लीकेशन मांगी जाती है। अगर प्रोसेस एंड रिस्पॉन्स ठीक है तो फिर लैंड एक्वायर करके एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है। स्पॉट स्कीम्स, नया प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है तो लिमिटेड टाइम, नॉर्मली 2 to 3 मंथ्स के लिए रजिस्ट्रेशन खुला रहता है। इसे स्पॉट स्कीम बोलते हैं। सीधे शब्दों में ये समझिए कि इस फेज में प्रोजेक्ट कंफर्म हो चुका है और बुकिंग ओपन है। जो भी इस पीरियड में अप्लाई करते हैं उनको एक ही कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है। फिर कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ से सीनियरिटी डिसाइड होती है। एनुअल रजिस्ट्रेशन स्कीम्स, स्पॉट स्कीम का लास्ट डेट खत्म होते ही वो ही प्रोजेक्ट एनुअल रजिस्ट्रेशन बन जाता है। इसमें जो बाद में अप्लाई करता है उसकी सीनियरिटी डिमांड ड्राफ्ट की डेट के बेसिस पे लगती है। AWHO और AFNHB की ऑफिशियल FAQ के हिसाब से ब्रॉडली ये कैटेगरीज एलिजिबल है। नंबर 1,
AWHO के हिसाब से रेगुलर आर्मी पर्सनल, सिमिलरली AFNHB के हिसाब से रेगुलर एयरफोर्स और नेवी पर्सनल, जिसमें ये सभी इंक्लूडेड हैं। सारे रैंक्स जो रेगुलर या शॉर्ट सर्विस टर्म्स पे सर्विंग है, रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल जिन्होंने मिनिमम 5 ईयर सर्विस की है, बैटल कैजुअलिटीज जो बोर्ड आउट ऑफ हो गया है, मेडिकल ऑफिसर्स जिन्होंने कमीशन मिला हो और जो आर्मी नेवी या एयरफोर्स ऑफिसर्स बेनोवेलेंट फंड के मेंबर हो। नंबर 2, आर्मी पोस्टल सर्विस जो APS में एटलीस्ट 10 ईयर्स एम्बॉयडेड सर्विस कर चुके हैं। नंबर 3, टेरिटोरियल आर्मी जिनके पास टोटल 10 ईयर्स एम्बॉयडेड सर्विस हो। नंबर 4, विडोज ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल जो CDA इलाहाबाद से स्पर्स के थ्रू पेंशन रिसीव कर रहे हो। नंबर 5, पेरेंट्स ऑफ अनमैरिड फैटल बैटल अदर कैजुअलिटीज जो पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं। नंबर 6, अदर कैटेगरीज AWHO के हिसाब से असम राइफल्स, GREF, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, paramilitary, civilians paid from defense service, estimates कुछ retired TA personnel etc. as per AWHO rules. Similarly, AFNHB के हिसाब से आर्मी पर्सनल इस कैटेगरी में आएंगे। यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है कि पॉइंट 1 और पॉइंट 6 दोनों में हमने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर्सनल को रखा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए AWHO आर्मी को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है और AFNHB एयरफोर्स, नेवी पर्सनल को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, विडोज, रिसेंटली रिटायर्ड, बैटल कैजुअलिटीज के लिए स्पेसिफिक रिजर्वेशन होता है। जैसे 3% फ्लैट विडोज के लिए, 3% रिसेंटली रिटायर्ड रिटायरिंग पर्सनल के लिए स्पॉट स्कीम में है। AWHO और AFNHB FAQ के मुताबिक एप्लीकेशन फॉर्म AH30 के साथ बेसिक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं। नंबर 1, फॉर सर्विंग ऑफिसर्स JCO और नॉर्मली कोई एक्स्ट्रा सर्विस डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, सिर्फ फॉर्म और फोटो कमांडिंग ऑफिसर या नेक्स्ट सुपीरियर ऑफिसर से अटेस्टेड या काउंटर साइन होनी चाहिए। नंबर 2, फॉर रिटायर्ड पर्सनल पेंशनर्स PPO पेंशन पेमेंट ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी। नंबर 3, फॉर रिटायर्ड नॉन पेंशनर जिन्होंने 5 इयर्स प्लस साल सर्विस की हो, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस जिसमें डेट ऑफ कमीशन, इनरोलमेंट और रिलीज डेट हो। नंबर 4, फॉर विडोज पेरेंट्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज PPO कॉपी, डेथ सर्टिफिकेट, एज प्रूफ विडो के लिए, बैटल कैजुअलिटी रिटर्न अगर एप्लीकेबल हो। डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के लिए स्टेशन एरिया, हेडक्वार्टर, जिला सैनिक बोर्ड या लोकल SDM अथॉरिटी एक्सेप्टेबल है। नंबर 5, एडिशनल कॉमन डॉक्यूमेंट्स, एज प्रूफ के लिए स्कूल लिविंग, मिडिल मैट्रिक सर्टिफिकेट, म्युनिसिपैलिटी बर्थ सर्टिफिकेट, ECHS कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेप्टेबल है। ये सब इनिशियल रजिस्ट्रेशन फेज के डॉक्यूमेंट्स हैं। आगे बैंक लोन, पोजीशन फेज, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा में और पेपर्स लगेंगे, वो प्रोसेस में एक्सप्लेन करती हूँ। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि AWHO और AFNHB से फ्लैट लेने का टिपिकल जर्नी कैसा होता है। स्टेप 1, फाइंडिंग द स्कीम। सबसे पहला स्टेप है कि मौके की तलाश। यू हैव टू फाइंड आउट कि स्कीम आई कहाँ है। आपको रेगुलर बेसिस पर AWHO या AFNHB की वेबसाइट चेक करनी होगी। न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट आते हैं, बट वेबसाइट इज फास्टर। इन वेबसाइट पे जाकर देखते रहो कौन से ऑनगोइंग स्कीम्स, ओपन स्टेशन अवेलेबल है, किस टाइप के फ्लैट्स, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, पेमेंट प्लान एक्सेट्रा। अगर डिमांड सर्वे स्टेज ही है तो यहाँ बस आपको एक एप्लीकेशन फॉर डिमांड सर्वे भरना होता है और एक टोकन मनी अप्रॉक्स 10,000 से लेके 20,000 तक जमा करनी होती है। ये रिफंड हो जाता है अगर प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ तो। स्टेप 2, द अटैक। अप्लाइंग फॉर स्कीम। मान लीजिए प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, फॉर एग्जाम्पल AWHO वाघोली और AFNHB देहरादून। अब आता है सबसे क्रिटिकल पार्ट, एप्लीकेशन। सबसे पहला, मास्टर ब्रोशर खरीदें। आपको वेबसाइट से ऑनलाइन पेमेंट करके या जब AWHO AFNHB हेडक्वार्टर से कैश पेमेंट करके मास्टर ब्रोशर लेना होगा, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म होता है। यूजुअली फॉर्म AH30 बोलते हैं इसको।
आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पोस्ट से भी इसको मंगवा सकते हो। दूसरा, फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिल करो, पासपोर्ट साइज फोटो, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करो। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। रैंक, डेट ऑफ कमीशन, एनरोलमेंट और एड्रेस ध्यान से भरें। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। इस स्टेज पर आपका पैकेट तैयार होगा। इसमें ये डॉक्यूमेंट्स लगाना जरूरी है। नंबर 1, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी। रजिस्ट्रेशन कम एप्लीकेशन फी डिमांड ड्राफ्ट से पे करना होता है। एमडी AWHO के फेवर में पेएबल एट न्यू दिल्ली या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के थ्रू ये अमाउंट फ्लैट के टोटल कॉस्ट पर पार्ट होता है। अमाउंट रैंक के हिसाब से वेरी करेंगे। जेसीयूज ORS के लिए कम, ऑफिसेज के लिए ज्यादा। नंबर 2, सर्विस सर्टिफिकेट। अगर आप सर्विंग हो तो ये आपका CO OC यूनिट से साइन और स्टैम्प होना चाहिए। नंबर 3, PPO डिस्चार्ज बुक कॉपी, अगर आप वेटरन एक्स सर्विसमैन हैं। नंबर 4, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ फॉर्म पर चिपकाएं। नंबर 5, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड कॉपी मैंडेटरी है। नंबर 6, कैंसिल चेक, ताकि अगर रिफंड आना हो तो सीधा बैंक में आए। और एक स्पेशल टिप में देती हूँ, इस पैकेट को हमेशा रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट से ही भेजें और रिसीट संभाल कर रखिए। कुरियर अलाउड नहीं होता है कश्मीर हाउस कॉम्प्लेक्स के अंदर। स्टेप 3, द वेट एंड अलॉटमेंट लेटर एप्लीकेशन भेज दिया। अब शुरू होता है वेटिंग गेम। अगर एप्लीकेशन यूनिट से कम है तो सबको मिल जाएगा, अगर ज्यादा है तो कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होगा। अगर आप लकी रहे तो आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। कुछ लोग नॉर्मली पूछते हैं कि अलॉटमेंट की सीनियरिटी कैसे काउंट होती है। इसमें सीनियरिटी ऐसे काउंट किया जाता है। स्पॉट स्कीम में सभी एप्लीकेशन एक ग्रुप में कंसीडर होते हैं। फिर रैंडम कंप्यूटर ड्रॉ से सीनियरिटी नंबर अलॉट होते हैं। एनुअल रजिस्ट्रेशन में सीनियरिटी डिमांड ड्राफ्ट की डेट लगती है। अगर सीट्स कम है और कुछ लोग वेट लिस्ट में चले जाते हैं, उनको फ्यूचर फेज या विड्रॉल के बाद चांस मिलता है। अब आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो गया है। अब आते हैं अलॉटमेंट या बुकिंग लेटर की तरफ। जब प्रोजेक्ट का लैंड अप्रूवल और बेसिक कॉस्टिंग क्लियर हो जाता है तो हाउसिंग बोर्ड आपको बुकिंग लेटर या अलॉटमेंट लेटर इशू करता है। टेंटेटिव टोटल कॉस्ट, इंस्टॉलमेंट शेड्यूल, बैंक लोन के लिए डिटेल्स एक्सेट्रा मेंशन होते हैं। स्टेप 4, इंस्टॉलमेंट्स, द EMI बैटल। अब घर बनना शुरू होगा। आपका हाउसिंग बोर्ड आपसे एक साथ पैसे नहीं मांगता। आपको स्केड्यूल के हिसाब से इंस्टॉलमेंट पे करने होते हैं, DD या चेक या NEFT RTGS से। जैसे बिल्डिंग की छत ढलेगी वो आपसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगेंगे। आपके पास हर 4 से 6 महीने एक डिमांड लेटर आएगा। आपको बस टाइमली पेमेंट करते जाना होगा। अगर पेमेंट डिले होता है तो अप्रॉक्स 10% पर एनम इंटरेस्ट लग सकता है। अगर आप इंटायर कॉस्ट जल्दी पे कर दो तो 1 to 4% तक का रिबेट मिल सकता है, डिपेंड ऑन टाइमिंग। यहाँ नए डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, बस पेमेंट रिसीट को फाइल में लगाते रहिए। फ्यूचर में टैक्स बेनिफिट्स HRA इनकम टैक्स में काम आएगा। अगर आप होम लोन ले रहे हैं AGIF, AFGIF या NGIF से या बैंक से, तो बैंक को ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट चाहिए होगा। ये हाउसिंग बोर्ड, बैंक और आपके बीच साइन होता है। स्टेप 5, होम लोन प्रोसेस। ये ऑप्शनल है बट मोस्टली लोग लेते हैं। आपके हाउसिंग बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग नॉर्मली टोटल कॉस्ट का 85% तक लोन मिल सकता है। AGIF, AFGIF, NGIF, बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन के लिए कॉमन पेपर्स हैं। लेटेस्ट सैलरी स्लिप, इनकम प्रूफ 3 मंथ्स का, लास्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, ITR फॉर्म 16 2 to 3 years का, पैन, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटोज, PPO कॉपी, पेंशनर के लिए एसेट्स, लाइबिलिटीज स्टेटमेंट, PF, LIC एक्सेट्रा। बैंक AWHO के बीच ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट भी हो सकता है जिससे लोन के अगेंस्ट फ्लैट सिक्योरिटी रहेगा। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप होम लोन अप्लाई करेंगे तो 7 से 15 दिन के बीच में आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। लोन सैंक्शन होने के बाद आपका लोन अमाउंट आपके लोन अकाउंट में रहेगा। बाकी कभी भी वो अमाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। आपके इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आप बैंक से DD कलेक्ट करेंगे हाउसिंग बोर्ड के नाम पे। फिर उस DD को आपको अपने हाउसिंग बोर्ड को भेजना पड़ेगा। स्टेप 6, अलॉटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फ्लैट नंबर। कंस्ट्रक्शन के एंड के पास AWHO कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के स्पेसिफिक फ्लैट नंबर, ब्लॉक, फ्लोर अलॉट करता है।
सिर्फ उनको जिन्होंने रिक्वायर्ड इंस्टॉलमेंट टाइम पर दिए हैं। बैटल कैजुअलिटी को 100% डिसेबिलिटी के लिए फ्लोर प्रेफरेंस दिया जाता है, अदरवाइज नॉर्मली कोई स्पेसिफिक फ्लोर प्रेफरेंस नहीं होता। स्टेप 7, पोजीशन एंड हैंडओवर। फाइनली 3-4 साल के बाद वो दिन आता है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद बाकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद आपका हाउसिंग बोर्ड आपको देता है ऑफर ऑफ पोजीशन। लेकिन रुकिए, पोजीशन लेने से पहले डॉक्यूमेंटेशन का सबसे भारी काम यही होता है। इस स्टेज पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। आगे का प्रोसेस। नंबर 1, क्लियरेंस ऑफ ड्यूज। सबसे पहले फाइनल पेमेंट करनी होगी ताकि आपको क्लियरेंस लेटर मिल सके। नंबर 2, डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन। पैसे देने के बाद आपको एक सेट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पोजीशन। आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी अपने हाउसिंग बोर्ड से जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की फुल लिस्ट मेंशन रहेगी। ये डॉक्यूमेंट्स है एफिडेविट, ये नोटरी से बनवाना पड़ेगा। इसमें लिखा होता है कि आपने कोई और हाउसिंग बोर्ड से घर नहीं लिया है रूल्स के हिसाब से। इंडेमनिटी बॉन्ड, इसमें ये मेंशन करना होता है कि अगर फ्यूचर में कोई इलीगल इशू आया तो ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार नहीं होगी। अंडरटेकिंग, इसमें ये मेंशन करना होता है कि आप सोसाइटी के रूल्स फॉलो करेंगे, घर में इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। ज्वाइंट रजिस्ट्रेशन पेपर्स, अगर आप स्पाउस के नाम पर भी घर कर रहे हैं तो आपको ये भी भरना पड़ेगा। फोटोग्राफ्स, फैमिली मेंबर्स की फोटोज। पासेस बनने के लिए स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जगह कोई और जाके डॉक्यूमेंटेशन जमा करके आपके बिहाफ पे पोजीशन ले सके। आपको ये ध्यान रखना है कि 120 दिन के अंदर डीयू मींस ड्वेलिंग यूनिट टेक ओवर नहीं किया तो बुकिंग कैंसिल या पेनल्टी का रिस्क होता है। जब हेडक्वार्टर ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा तब वो हैंडओवर लेटर इशू करेंगे प्रोजेक्ट डायरेक्टर को। फिर आप साइट पर जाएंगे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपको फिजिकली घर दिखाएगा। इस समय आपका सारे फिटिंग्स चेक कर लो, जैसे कि टैप्स, स्विचेस एक्सेट्रा। फिर चाबी आपके हाथ में होगी। एक बात और, पोजीशन के बाद आपको मेंटेनेंस वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर बनना पड़ता है जो लिफ्ट्स, जनरेटर्स, पार्क्स, रोड्स, सीवरेज एक्सेट्रा मेंटेन करेगी। रफली 3 से 6 साल, कभी ज्यादा भी लग सकते हैं रजिस्ट्रेशन के एक्चुअल घर मिलने तक। डिपेंड करता है कि लैंड अप्रूवल, कंस्ट्रक्शन स्पीड पर। ये था अब तक का प्रोसेस जो आप समझ गए हो, बट अब फैसला लेने से पहले प्रॉस एंड कॉन्स भी सुनना जरूरी है। कॉन्स, पहले बुराई सुन लो। डिलेज नॉर्मल है। AWHO और AFNHB प्रोजेक्ट्स ऑफन गेट डिलेड। लैंड कन्वर्जन, अप्रूवल्स, कॉन्ट्रैक्टर्स इश्यूज की वजह से प्रोजेक्ट्स डिले हो सकते हैं। इसके चलते 3 साल का प्रॉमिस 5 साल का भी हो सकता है। AFNHB हैदराबाद जैसे केस में डिले ऑफिशियली एडमिट भी हुआ है। डिले का सीधा मतलब है कि आपका पैसा काफी टाइम तक स्टक रहता है और रेंट प्लस इंस्टॉलमेंट दोनों पैरेलली चल सकता है, इसलिए पेशेंस चाहिए। नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी कम है। फ्लोर चॉइस, डिजाइन चेंज जैसे ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। सिर्फ 100% डिसेबल्ड बैटल कैजुअलिटी को फ्लोर प्रेफरेंस मिलता है। नंबर 3, लोकेशन। अक्सर शहर के बाहर ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर बच्चों का स्कूल सिटी के मिड में है तो ट्रैवल करना पड़ता है। नंबर 4, कॉस्ट गारंटी नहीं है। नो प्रॉफिट नो लॉस का इंटेंशन है, लेकिन टाइम के साथ कॉस्ट रिवीजन, फाइनेंस कॉस्ट एस्केलेशन एक्सेट्रा से फाइनल कॉस्ट प्रोसेस से ऊपर भी जा सकती है। अब जानते हैं अच्छाई क्या है। नंबर 1, जीरो फ्रॉड रिस्क, पैसा डूबेगा नहीं। नंबर 2, कम्युनिटी। आपके पड़ोसी भी फौजी होंगे, वही कल्चर, वही सेफ्टी, वही ब्रदरहुड। सिविल सोसाइटीज में ये मिलना मुश्किल है। नंबर 3, कॉस्ट। जनरली नो प्रॉफिट नो लॉस प्रिंसिपल पे कॉस्ट डिसाइड होती है, इसलिए मार्केट रेट से यूजुअली 15 to 20% सस्ता पड़ेगा ओवर द लॉन्ग रन। नंबर 4, लीगल टाइटल कंफर्ट। लैंड एक्विजिशन और अप्रूवल्स इंस्टीट्यूशंस हैंडल करते हैं। इंडिविजुअल को खुद से लैंड टाइटल वेरीफाई नहीं करना पड़ता है, रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। नंबर 5, कोटा एंड प्रायोरिटी। विडोज और बैटल कैजुअलिटीज, रिसेंटली रिटायर्ड पर्सनल के लिए स्पेसिफिक कोटा रिजर्वेशन मिल सकता है जो प्राइवेट मार्केट में नहीं मिलता। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको AWHO
या AFNHB या सिमिलर डिफेंस हाउसिंग स्कीम लेनी चाहिए, या प्राइवेट बिल्डर या नॉर्मल गवर्नमेंट स्कीम बेटर है? मेरा बैलेंस्ड व्यू यही है। आपको AWHO, AFNHB कंसीडर करना इस केस में चाहिए जब आपको डिफेंस कम्युनिटी के बीच रहना पसंद है, आप लॉन्ग टर्म के लिए सेटल होने का प्लान बना रहे हो रिटायरमेंट के बाद, आप रिस्क समझ के रेडी हो कि प्रोजेक्ट 3 से 6 साल का भी हो सकता है, आप डिसिप्लिन इंस्टॉलमेंट पैटर्न फॉलो कर सकते हो। अगर आप यंग सर्विंग हो, आगे काफी सर्विस बाकी है, तो एक डिमांड सर्वे स्पॉट स्कीम में अर्ली रजिस्टर हो जाना अच्छा है। फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए एक ऑप्शन रेडी रहेगा। आपको AWHO, AFNHB कंसिडर नहीं करना चाहिए जब आपको तुरंत रेडी टू मूव हाउस चाहिए, जब जॉब प्लेस फ्रीक्वेंटली चेंज होता है और आप श्योर नहीं हो कि किस सिटी में सेटल होना है। एक स्पेशल टिप देती हूँ, अगर आप रिटायर होने वाले हो और आपने डिसाइड कर लिया है कि इन हाउसिंग बोर्ड से आप घर लोगे, तो लोकेशन बहुत केयरफुली चूज करो, वहीं जहां आपकी फैमिली और मेडिकल एजुकेशन कनेक्टिविटी कंफर्टेबल रहे। हर प्रोजेक्ट के फ्रेश ब्रोशर, FAQ, पेमेंट प्लान, कैंसिलेशन रूल्स और रेरा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफिशियली वेबसाइट से ही पढ़ के डिसीजन लो, क्योंकि रूल्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम का है, तो सिर्फ फ्रेंड से सुनकर या व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखकर फॉर्म मत भरो। हर चीज कैलकुलेट करो और फिर डिसाइड करो। घर खरीदना एक इमोशनल डिसीजन है, पर पेपर वर्क एक लॉजिकल प्रोसेस है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके आगे का रास्ता और डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने AWHO और AFNHB की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक डाल दिए हैं। अगर आपको AGIF होम लोन पे अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट में होम लोन टाइप करें। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, अपने सर्विंग और वेटरन ग्रुप्स में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आपको हर डिफेंस वेलफेयर स्कीम का क्लियर प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।